नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर 6 जनन रिप्रोडक्शन के मुख्य लघु उत्तरीय प्रश्न, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। लेकिन शुरू करने से पहले जो है आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है। पहला है कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है, यानी इसमें केवल एक जनक ही भाग लेता है। दूसरा है कि इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु नहीं बनते हैं, यानी कि इसमें शुक्राणु और अंडाणु बनते ही नहीं है। तीसरा है इससे उत्पन्न संतान जनक के समान होते हैं। चौथा है कि इसमें कम समय में अधिक संतानों की उत्पत्ति होती है, यानी कम समय में अधिक संतानों की उत्पत्ति इसमें होती है। पांचवा है कि इसमें निषेचन की जरूरत नहीं होती है, नर मादा है ही नहीं तो अंडाणु शकनु बनेगा ही नहीं, तो निषेचन की क्रिया होगी ही नहीं। दूसरा प्रश्न है कि द्विखंडन एवं बहुखंडन में क्या विभेद हैं। पहला है कि द्विखंडन में एक जनक विभाजित होकर दो नए जीवों का निर्माण करता है। इसमें जो है द्विखंडन में एक जनक जो होता है कोशिका विभाजित होकर के दो नए जीवों का निर्माण कर लेता है, जबकि बहुखंडन में एक जनक विभाजित होकर अनेक जीवों का निर्माण करता है, यानी इसमें जो एक जनक होता है अनेक जीवों का निर्माण करता है। दूसरा है कि द्विखंडन अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना में होता है, जबकि बहुखंडन प्लाज्मोडियम में होता है, जो कि मलेरिया परजीवी है। तीसरा प्रश्न है कि कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें। वह प्रक्रिया इसमें पादप सीड का कोई कायिक भाग, जैसे जड़ हो या फिर तना हो या फिर पत्ती हो, उससे नए पौधे का निर्माण कराया जाता है, वही कहलाता है कायिक प्रवर्धन। जैसे अंगूर हो गया या फिर गुलाब हो गया, जैसे गुलाब का तो अपना लोग जो है टहनी का तोड़ करके इसे किसी मिट्टी में डाल देते हैं, उससे नया पौधा बन जाता है, वही कहलाता है कायिक प्रवर्धन। चौथा प्रश्न है कि पुनर्जनन में क्या होता है। देखिए, पुनर्जनन में जीवों का शरीर किसी कारण से दो या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, वही कहलाता है पुनर्जनन। यानी इसमें क्या होता है, कोई भी जीव है उसका शरीर जो है दो या दो से अधिक टुकड़ों में कट गया, फिर किसी कारण से टूट गया या फिर खंडित हो गया, उसका जो है जो भाग टूटा हुआ है वह पुनः नए भाग में परिवर्तित हो जाएगा, नए भागों का विकास हो जाएगा, वही कहलाता है पुनर्जनन। ये पुनर्जनन में जैसे स्पाइरो वगैरह हो गया या हेड्रा हो गया, इन सब में पुनर्जनन ही होता है। पांचवा प्रश्न है कि बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है। देखिए, बीजाणु जनन में बीजाणु ध्वनि के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है, इसके ऊपर जो होती है बीजाणु ध्वनि के चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे गर्मी हो गया या फिर सर्दी हो गया, इन सब में बीजाणु की रक्षा करता है और नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगता है। छठा प्रश्न है कि क्या जटिल संरचना वाले जीव पुनर्जनन द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए कि जटिल संरचना वाले जीव का किसी भाग से नए जीव उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी जो भी जटिल संरचना वाले जीव है उससे किसी भी भाग से नए जीव का उत्पन्न नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें लैंगिक जनन होता है और जटिल संरचना वाले जीव केवल लैंगिक जनन द्वारा ही नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि अलैंगिक जनन करने वाले जीव जो है अपने भाग से नए जीव को उत्पन्न कर सकता है। सातवां प्रश्न है कि लैंगिक जनन की क्या महत्ता है। देखिए, पहला है कि लैंगिक जनन से संतति में विविधता आती है, यानी इसमें जो होती है विविधता लाती है, सभी एक दूसरे से क्या होता है भिन्न दिखता है इसका जीव। दूसरा, लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं, जिसके कारण आनुवंशिक विविधता का विकास होता है। इसमें युग्मक बनते हैं, भिन्न भिन्न युग्मक बनते हैं, जिसके द्वारा जो होता है आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। जैसे माता पिता से इसके बच्चे में जो होती है आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। तीसरा है कि यह संततियों में अनुकूलन क्षमता को बढ़ाता है। आठवां प्रश्न है कि एक प्ररूपी पुष्प के सहायक अंग एवं आवश्यक अंग में क्या भिन्नता है। देखिए, सहायक अंग जो है फूल को आकर्षक बनाने के साथ-साथ आवश्यक अंगों की रक्षा भी करता है। सहायक अंग जो होता है वो फूल को आकर्षक बनाता है। लाल जो पीला या फिर जो नीला कलर का जो उसका जो पंखुड़ी होती है वो आकर्षक बनाता है, तथा आवश्यक अंग जो है जनन का कार्य करने का काम करते हैं। इसमें नर और मादा जनन अंग आते हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला प्रश्न है कि स्वपरागन एवं परपरागन में क्या अंतर है। देखिए, स्वपरागन में एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी स्वपरागन में क्या होता है कि एक ही पुष्प का परागकण है, या फिर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा मादा भाग पर, या फिर उसी पौधा के अन्य पुष्प पर पहुंचेगा, तो वही होता है स्वपरागन कहलाएगा। और जब
पर परागण में एक पुष्प के परागकण जो है दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। यानी इसमें क्या है, एक पर परागण में इसका जो पुष्प का जो परागकण है वो किसी दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंचेगा, तो उसे कहेंगे पर परागण। और दूसरा है कि स्वपरागण द्विलिंगी पौधों में होता है, जबकि पर परागण एकलिंगी पौधों में हमें पाया जाता है। यानी स्वपरागण द्विलिंगी पौधा में ही होगा इसमें, यानी कि नर मादा इसमें पाया जाएगा उसी में, और जबकि पर परागण एकलिंगी में होता है। यानी एकलिंगी होगा, कोई एक का अभाव होगा तो इसमें पर परागण होगा। फिर अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ होता है? देखिए, लैंगिक जनन से संतति में विविधता आती है, यानी यह विविधता लाता है। दूसरा, नए जीवों के विकास में लैंगिक जनन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नए जीवों के विकास में भी क्या होती है, लैंगिक जनन की महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। और तीसरा, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विविधता का विकास होता है, यानी ये पर्यावरण में विविधता लाता है, इसीलिए जो है अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन जो है थोड़ा कुछ ज्यादा लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है कि बीजपत्र का क्या काम है? देखिए, बीजपत्र में जो है खाद्य पदार्थ जमा रहता है। बीजपत्र में खाद्य पदार्थ जमा रहता है जो अंकुरते हुए भ्रूण का पोषण करते हैं। यानी जब भी बीज अंकुरित होता है तो उसको जो पोषण कौन देगा? बीजपत्र ही देने का काम करता है, भ्रूण को पोषण देगा बीजपत्र। फिर अगला प्रश्न है कि पुरस्थ ग्रंथि के कार्यों का उल्लेख करें। देखिए, पुरस्थ ग्रंथि से जो है पुरस्थ द्रव का स्त्राव होता है, और इसी के कारण जो होता है बीज में विशेष गंध पाई जाती है। यानी पुरस्थ द्रव जो होती है इसमें एक विशेष गंध पाई जाती है, इसी के कारण जो होता है बीज यानी सीमेन में जो है एक विशेष प्रकार का दुर्गंध पाया जाता है। और पुरस्थ द्रव बीज के सुकानों को तेजित करता है, यानी एक्टिव करने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि फेलोपियन नलिका की संरचना का वर्णन करें। देखिए, फेलोपियन नलिका जो है एक जोड़ी चौड़ी नलिकाएं हैं जो अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर के, यानी दोनों अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर के नीचे की ओर गर्भाशय से जुड़ी होती है। और फेलोपियन नलिका मांसल एवं संकोचनशील होती है, इसी में जो है निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। अगला प्रश्न है कि निषेचित ना हो सकने वाली एक परिपक्व अंडाणु का क्या होता है? देखिए, निषेचित ना हो सकने वाली अंडाणु जो है मासिक चक्र के 28वें दिन जो है रक्त और म्यूकस जो टूटी-फूटी कोशिका होती है गर्भाशय की, उसके साथ जो होता है योनि से बाहर निकल जाते हैं। यह 3-4 दिनों में बंद हो जाती है, इसी को मासिक स्राव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण में रासायनिक विधियों का उपयोग किस प्रकार सहायक है? देखिए, रासायनिक विधि में रसायनों से निर्मित ऐसा क्रीम स्त्री की योनि में लगा दिया जाता है जो शुक्राणु को नष्ट कर देता है। यानी क्या होता है, सम्मुख से पहले जो होता है स्त्री की योनि में एक क्रीम लगा दिया दिया जाता है जो रसायनों से निर्मित होता है, वो जो होता है शुक्राणु को नष्ट कर देता है और इससे निषेचन नहीं हो पाता है। यह जनसंख्या नियंत्रण की अत्यंत सुरक्षित और प्रभावी विधि मानी जाती है। और अंतिम प्रश्न है कि लैंगिक संचारित रोगों को तालिका के माध्यम से दर्शाएं। चलिए, अंतिम आंसर है कि गोनोरिया हो गया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, सर्विसाइटिस, ये बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला ये चारों रोग है। और सर्विक्स कैंसर, हर्पिस और एड्स, ये वायरस जनित रोग यानी कि वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। अंतिम है ट्रैकोमोनियासिस जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों, ये थे चैप्टर 6 जनन के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।